मुझे नहीं लगता कि ये लोग बशर को ज्यादा दिन जिंदा रहने देंगे। बशर बच गया, लंबा जी गया, वो उसकी किस्मत। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हो जाएगा। मैं आपको वेरी फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली बता रहा हूं। सडनली एक दिन आया कि रेबेल फोर्सेस इतनी एक्टिव हो गई, आर्मर्ड कॉलम्स इनके चल रहे हैं, इनके टैंक्स चल रहे हैं, एंड आई वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड। कुछ ना कुछ तो कोई तो लोग होते हैं जो अंदर से दरवाजे का कुंडा खोलते हैं ना कि आ जाओ अंदर। अगर या तो ये बहुत बहादुर है, या ये बहुत बड़ा देशभक्त है, या फिर कुंडे इसी ने खोले हैं अंदर से। इजराइल ने जो अटैक करा है ना, वो बच्चों वाला करा है। ये देखो साहब, 3 लाख 1 लाख ये मार के बैठे हैं, लेकिन इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज पूरी दुनिया में ना देयर इज अ ट्रेडिशन। आप नहीं ब्लेम कर सकते, ही इज अ मुस्लिम। पहले बोला कि ईस्ट वाला इलाका फॉल कर गया है, फिर 2 दिन के बाद कहते हैं पूरा एलेपो गिर गया, एंड आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, बट ये हो गया, राइट। इन द एंड द रिबेल्स वॉन, बट दे एटलीस्ट फॉट। ईरानी तो ऐसे भागे भैया चप्पल छोड़ के कि क्या बताएं। यह है बहादुर कौम जो यहूदियों को हराएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, और खबर यह है कि रेबेल फोर्सेस जो हैं वो दमिश्क के अंदर घुस गई, एक के बाद एक। ये शहर पिछले 10 दिनों से गिरते चले जा रहे हैं सीरिया में। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और भी कई सारी ऐसी तंजीमें हैं, उसमें से कई सारी इस्लामिस्ट तंजीमें हैं जो धीरे धीरे आई और दमिश्क से उन्होंने, जिसको कहते हैं कैसे, घेर लिया दमिश्क को, गला मरोड़ दिया दमिश्क का। और कुछ दिन पहले बशार अल असद भाग गया रशिया। मेरा यह मानना है कि वो कभी वापस आया नहीं, जो आज की तारीख में कह रहे हैं ना ये भाग गया। 3 दिन पहले कह रहे थे रशिया चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आया नहीं। आज चलिए मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा कि हुआ क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यह वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। एक तरफ जियोपॉलिटिक्स इतनी रैपिडली बदल रहा है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में भी एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि एआई। एआई की वजह से दुनिया भर में जॉब्स का लैंडस्केप चेंज हो रहा है। इस साल की स्टार्टिंग में गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने हजारों लोगों को ले ऑफ किया, जो सबके लिए एक वेकअप कॉल था। लेकिन ये डरने का नहीं, सीखने का समय है। राशि एक वर्किंग प्रोफेशनल है, लेकिन एआई के जरिए उन्होंने अपने डेली के टास्क्स ऑटोमेट करके कंटेंट क्रिएट करना और ऐसे कई साइड हसल शुरू कर दिए हैं, जिससे आज वो एक 6 फिगर इनकम कमा रही है। एंड ऑल ऑफ दिस विदाउट प्रायर नॉलेज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप भी ऐसा कर सकते हैं बाय अटेंडिंग दिस 3 आवर हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट्स। ऐसे तो ये ट्रेनिंग पेड होती है, लेकिन द चाणक्य डायलॉग्स के पहले 1500 ऑडियंस को जो इसके लिए अभी रजिस्टर करते हैं, ये उनके लिए एकदम फ्री है। इस ट्रेनिंग में आप एआई का यूज करके जॉब हंटिंग करना, एक्सेल शीट्स में कॉम्प्लेक्स डेटा सॉर्ट करना, यूनिक प्रेजेंटेशंस बनाना, बिजनेस स्ट्रेटजीज फ्रेम करना, और अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं 20+ एआई टूल्स और चैट जीपीटी हैक्स सीखेंगे। मैंने खुद ये हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग अटेंड की है, जिससे मुझे अपने काम में करने के लिए काफी आसानी हुई है। चाहे आप टेक फील्ड में हो या फिर नॉन टेक में, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाउंडर या फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड, ये ट्रेनिंग सबके लिए 1 मिलियन से ज्यादा लोग ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं और अपने करियर्स को बूस्ट कर चुके हैं। याद रखिए, ट्रेनिंग सिर्फ पहले 1500 ऑडियंस के लिए एकदम फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्म फिल करके इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये देखिए, दमिश्क फॉल्स, बशर फ्लीज सीरिया। अच्छा, जैसा मैंने बोला कि जो बशर था ना, वो तो पहले ही चला गया रशिया, और मुझे नहीं लगता वो वापस आया है। कुछ लोग कह रहे हैं उसका जहाज है जो क्रैश हो गया है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बशर पता नहीं जिंदा है, मर गया है। मुझे भी नहीं पता अभी तक। वो तो जब मीडिया की फॉर्मल रिपोर्ट्स आएंगी तब हम आपको बता पाएंगे कि बशर मरा तो कैसे मरा, उसके पीछे किसका हाथ था। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जो लोग भी इसके खिलाफ हैं, जो बड़ी ताकतें हैं जिनका मैं नाम बताऊंगा आपको, मुझे नहीं लगता कि ये लोग बशर को ज्यादा दिन जिंदा रहने देंगे। बशर बच गया, लंबा जी गया, वो उसकी किस्मत है, इट्स हिज लक। लेकिन कोशिश पूरी रहेगी इसको निपटाने की। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। बशर और उसके परिवार ने करीब 50 या 55 साल राज कराए सीरिया में, और जाहिर सी बात है अरबों डॉलर भी कमाए हैं, और जाहिर सी बात है कि जब आदमी खाता है तो थोड़ा बहुत बांटता भी है। तो बशर ने अपने साथ लॉयलिस्ट्स अपने रख रखे हैं,
और जो लॉयलिस्ट्स हैं बशर के, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, स्विट्जरलैंड में घर हैं, लंदन में घर हैं, दुबई में घर हैं, ओ भाई वो तो चाहते ही होंगे कि वापस आ जाइए। अच्छा, ये जो चीज है ये ऑपोजिशन फोर्सेस के लिए बड़ी खतरनाक है। निपटाओ बशर को निपटाओ, वरना दोबारा तुम्हें निपटा के वापस आ जाएगा। जड़ से खत्म करो मामला। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। मैं बाद में जैसे जैसे द वीडियो प्रोग्रेसेस आई विल ट्राई एंड एनालाइज दिस फॉर यू। बहरहाल 50 साल की बशर अल असद की जो दहशतगर्दी थी, टिरनी थी, वो खत्म होती है। ये भाग गया है। डिक्टेटरशिप फॉल्स इन 10 days। 10 दिन पहले भाई, 10 दिन पहले प्रोग्राम शुरू हुआ था, सब सोए पड़े थे। और कम से कम मैं जो जियोपॉलिटिक्स का एनालिसिस करता हूं, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हो जाएगा। मैं आपको वेरी फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली बता रहा हूं। सडनली एक दिन आया कि रेबेल फोर्सेस इतनी एक्टिव हो गई एंड आर्मर्ड कॉलम्स इनके चल रहे हैं, इनके टैंक्स चल रहे हैं, एंड आई वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड। ये पता था मुझे पहले से कि हां, यहां पे ऐसी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ। हम पढ़ते रहते हैं क्योंकि हमें पता रहता है, लेकिन ये एनालाइज नहीं कर पाए कि साहब ये अटैक हो जाएगा। दिस केम लाइक अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। रेबेल फोर्सेस एंटर डेमास्कस, यानी कि डेमास्कस गिर गया है। इनकी जो मेन राजधानी है दैट हैज फॉलन। ये अपनी बीवी बच्चों के साथ गायब हो चुका है, जो भी इसके कोर ग्रुप वाले हैं। सीरियन पीएम प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली, ये इसने नेशन को, यानी कि पूरे सीरियन कौम को इसने एड्रेस करा है और बोला है कि मैं यहां पे हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं नहीं भागा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं सीरिया के अंदर, और जो भी ऑपोजिशन फोर्सेस आएंगी मैं उनके साथ बैठ के पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करो या कैसे चलाना है मुल्क को। मैं तो अपने ऑफिस जा रहा हूं, मैं अपने ऑफिस में डेस्क में बैठा हूं, मैं अपना काम करूंगा। ये उसने बोल रखा है। इसने बोला कि ठीक है, जो होगा सो होगा, लेकिन मैं सीरिया छोड़ के नहीं जा रहा। इसने वीडियो मैसेज दे दिया और ये सीरिया के अंदर ही बैठा हुआ है। इसका नाम है मोहम्मद गाजी जलाली। ये नहीं भागा, राइट। बशार भाग गया, इसका प्राइम मिनिस्टर वहीं पे है। अब इसके भी क्या कारण है? या तो बहुत बड़ा बहादुर है ये, या इसकी ऐसी कोई डील हुई है, या यही अंदर का आदमी है। क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया और अंदर कोई हेल्प ना हो, तो ये थोड़ी सी मुश्किल, ये बात हजम नहीं होती मुझे। कुछ ना कुछ तो, कोई तो लोग होते हैं जो अंदर से दरवाजे का कुंडा खोलते हैं ना, कि आ जाओ अंदर। अगर या तो ये बहुत बहादुर है, या ये बहुत बड़ा देशभक्त है, या फिर कुंडे इसी ने खोले हैं अंदर से। कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इसने बोला, क्योंकि वो लोग आएंगे मार देंगे यार। जब आपको ये बात पता है कि सर्टेन डेथ है, तो फाइट और फ्ली दो ही रिस्पॉन्सेज होते हैं, या तो आप लड़ते हो या आप भागते हो। ये कह रहा नहीं, मैं आराम से अपने डेस्क पे बैठा हूं, चाय कॉफी पी रहा हूं, आ जाओ, ठीक है। अच्छा यार, ये सैडना मिलिट्री प्रिजन, ये दोस्तों तकरीबन 3 प्रिजन्स थे, इसमें सबसे बड़ा सैडना मिलिट्री प्रिजन था ये। आपको एक बात पता है, सीरियन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी, ये एक ग्रुप है यूके बेस्ड, जो कि सीरिया में कौन कौन से ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस होते हैं उसको बड़े ध्यान से देखता है, और उसके ऊपर अपनी कमेंट्रीज लिखता है और अपने आर्टिकल्स छापता है और बताता है कि साहब ये हुआ है सीरिया में। आपको एक बात पता है दोस्तों, आपको शॉक लगेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि सीरिया में 2011 के बाद, आफ्टर 2011, मोर देन 1 लाख पीपल हैव बीन किल्ड। 1 लाख से ज्यादा बंदे मार दिए इसने, जिसके ये चेहरा छल्ली कर रखा है ना इसका। इस बंदे और इस बंदे की फौज ने 3 प्रिजन्स में, इसके 3 बड़े बड़े प्रिजन्स थे, जिसमें सबसे बड़ा ये था सैदनया प्रिजन। ये इसकी मिलिट्री चलाती थी, सीरियन मिलिट्री चलाती थी, और इन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए हैं, मोर देन 1 लाख। आपने कभी सुना भी इसके बारे में? आपको आइडिया भी था कभी? आपने कभी सोचा भी कभी ऐसा होगा? यहां पे 7 अक्टूबर को हमास अटैक करता है इजराइल जवाबी कार्रवाई देता है, उसकी जवाबी कार्रवाई करता है इजराइल। लोग कहते हैं अरे यहूदी तो बहुत बुरे यार, ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं, इन्होंने 40,000 लोग मार दिए, बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत ये वो दुनिया भर की चीजें। अमेरिका में वो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना फ्लैग मार्च लेके और वो फ्रॉम द रिवर टू द सी गाना गा रहे हैं। इंडिया में भी ऐसे दोगले बैठे हैं भाई, यहां पे भी लोग तालियां पीट रहे हैं कि हाय हाय पता नहीं क्या हो गया फिलिस्तीन में। और इसने 1 लाख बंदे, इसके मुंह पे लिखता हूं मैं 1 लाख, बहुत जरूरी है। इसने 1 लाख लोग मार दिए बशार ने। आपने सुना भी नहीं होगा, क्यों? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बड़ी सख्त ये बात है लेकिन सच है, राइट? ये बड़ी सख्त बात है लेकिन सच है। क्योंकि सऊदी अरब ने जब यमन में अटैक करा था, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, सऊदी अरब हैज आल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 300,000 डेथ्स। सऊदी अरब ने खुद तकरीबन
3 लाख लोग मार दिए। लोगों ने सुना भी नहीं इसके बारे में। हाँ, जो जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं उन्होंने सुना, लेकिन आप नॉर्मल बंदे को नहीं पता है। सबको यह पता है कि अरे इतनी देखो, इतनी जिसको कहते हैं ना कि इतना इतना गलत काम कर रहा है इजराइल यार, उसने इतने लोग मार दिए, ये कर दिए, ये कर दिए। इजराइल ने जो अटैक करा है ना, वो बच्चों वाला करा है। ये देखो साहब, 3 लाख, 1 लाख ये मार के बैठे हैं, लेकिन इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज पूरी दुनिया में ना देयर इज अ ट्रेडिशन। आप नहीं ब्लेम कर सकते, ही इज अ मुस्लिम, कोई इसको ब्लेम नहीं करेगा। ये बात सच है, आपको कड़वी लगेगी, लेकिन यही कारण है। सऊदी अरब 10 लाख और मार दे, नोबडी विल से एनीथिंग। ये तो जब ज्यू जवाबी कार्रवाई करता है ना, तब वो विलेन बनता है। व्हेन अ ज्यू डिफेंड्स हिज होम, द वर्ल्ड कॉल्स हिम अ विलेन। बट the Saudi ruler can kill 300,000 of his citizens. Bashar al-Assad can kill, 100,000 of his own citizens by torturing, maiming, slaughtering. This place, Sayyid Naya, was called the slaughterhouse. इसको बूचड़खाना कहते थे। इंसानों को ऐसे काटते थे वहां पे जैसे जानवरों को काटते हैं बूचड़खाने में। किसी ने सुना भी नहीं इसके बारे में, किसी ने बोला भी नहीं इसके बारे में। Nobody cares. ये दोस्तों दोगलापन है। Anyway, now अब मैं दोस्तों आपको टाइमलाइन समझाऊंगा। यहां पे 29-30 नवंबर को एलेपो फॉल करता है, जो हमने कवर करा। हमने सारी चीजें कवर करी हैं, बस मैं आपको एक मैप पे जाने से पहले एक टाइमलाइन आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में ये हुआ था। ये 29-30 को अचानक हमें यह पता लगता है, इन दोनों तारीख की दरमियानी रात को, कि एलेपो गिर गया। अच्छा, जब ये खबर मैंने पढ़ी एलेपो गिर गया, मैंने बोला क्यों, किसने कर दिया, कैसे हो गया? क्योंकि सब मतलब देयर वाज, लोग कह रहे थे सीरिया जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बम नहीं फूट रहे, कोई आर्टिलरी के शेल्स नहीं फट रहे हवा में, तो किसने कर दिया ये? देयर वाज दिस अटर कंफ्यूजन इन माय माइंड। मैं खुद कंफ्यूज था और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था अचानक एक दिन एलेपो फॉल्स गिर गया। उतना बड़ा शहर फॉलन टू द रेबल्स। पहले बोला कि ईस्ट वाला इलाका फॉल कर गया, फिर 2 दिन के बाद कहते हैं पूरा एलेपो गिर गया। एंड आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, बट ये हो गया, राइट। इसके बाद हम लोग कहते हैं फॉल ऑफ हामा, 5 दिसंबर। ये सीरियन जो आर्मी है असद की, उसका टैंक है, बर्बाद टैंक है, उसके ऊपर एक रिबेल सोल्जर है, वो किताब पढ़ रहा है बैठ के, आलती पालती मार के बैठा हुआ, उसका साथी यहां पे गार्ड ड्यूटी कर रहा है। ये बड़ी आइकॉनिक फोटोग्राफ है, ठीक है जी। 6 दिसंबर को होम्स गिरता है, फॉल ऑफ होम्स। ये लोग जाते हैं और पूरी रेबल फोर्सेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। 7 दिसंबर, आज 8 तारीख है, आज संडे है, 7 दिसंबर फॉल ऑफ डेमास्कस। ये लोग आते हैं अपना टैंक लेके, घुस जाते हैं पूरा डेमास्कस के अंदर, और आम लोग, आम शहरी जो हैं, कॉमन सिटीजन जाते हैं टैंकों के ऊपर चढ़ के, जो रिबेल्स हैं उनका स्वागत करते हैं। कोई उनको शरबत दे रहा है, कोई उनको पानी दे रहा है, कोई उनके ऊपर फूल की पंखुड़ियां बरसा रहा है, कोई उनको बोल रहा है कि जी आप आओ हमारे घरों में, खाना खाओ, आप भूखे होगे। लोग वेलकम कर रहे हैं क्योंकि लोग बशार अल असद से बहुत परेशान थे। दोस्तों एक और है इस पर चाबी ना, ये शिया सुन्नी वाला मैटर भी है इसमें थोड़ा सा। और मैटर ये है कि बशार की जो फैमिली है दैट इज अ शिया फैमिली, राइट, एंड सीरिया इज अ सुन्नी मेजॉरिटी नेशन। अब इसमें ईरान का क्या एंगल है वो आने वाले आपको मैं स्लाइड में समझाऊंगा कि इसमें ईरान का क्या एंगल है, रशिया का क्या एंगल है। दोस्तों रेबल फोर्सेस आई, कहां से आई, कैसे क्या करा, टाइमलाइन मैंने आपको बता दी आपको 29-30 को क्या हुआ था, 5 को क्या हुआ था, 6 को क्या हुआ था, 7 को क्या हुआ था, मोटी मोटी टाइमलाइंस। अब मैप पे आपको ये समझाता हूं कि हुआ कैसे। देखिए साहब, एक तो जब उन्होंने एलेपो, मैंने सबसे पहले बोला था एलेपो फेल ऑन 29/30 नवंबर, दरमियानी रात को एलेपो गिरता है, ईस्टर्न साइड कम से कम उसका गिर जाता है। तो यहां से ये लोग डायरेक्टली अटैक करते हैं, दे मेक देयर वे। आप ये जो एरो है ना, एरो का आप ये देखिएगा किस, मतलब दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रूट बिकॉज दिस इज शोइंग लेबनान, बट दिस एरो जनरली शोज दैट दे हैव अटैक्ड डेमास्कस फ्रॉम हियर। फिर होम्स, हामा फेल, होम्स फेल, होम से इन लोगों ने अटैक करा है, और एक नीचे से अटैक हुआ है यहां से, यानी कि इनके जो ऊपर अटैक हुआ है ये वेस्ट से हुआ है, ये ईस्ट से हुआ है, और ये साउथ से हुआ है। और दोस्तों जो साउथ का अटैक है, ये दारा, ये जो शहर है दारा से फोर्सेस गई हैं और डेमास्कस को इन्होंने हिट करा है। ये जो दारा का अटैक हुआ है दोस्तों, ये हुआ है साउथ से, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, ये था ना यहां पे नीचे से, दिस इज दारा। सो एन अटैक, दिस इज डेमास्कस, attack from the west,
अटैक फ्रॉम द ईस्ट, अटैक फ्रॉम द नॉर्थ, अटैक फ्रॉम द साउथ। चारों तरफ से घेर के अब ये घुस गए दमिश्क के अंदर। और वो अपना जो भाई था बशार अल असद, आउट। वो तो 3-4 दिन पहले ही आउट था वो, राइट। लेकिन ही वॉज गिविंग द पीपल दिस इंप्रेशन दैट आई एम हियर, आई एम फाइटिंग। नो फाइटिंग। उसकी फौज भाग गई। ये जनरली मैंने देखा है, जनरली ये मिडिल ईस्ट की आर्मीज जो है ना, जनरली छोड़ के इजराइल भी मिडिल ईस्ट में उसकी प्रोफेशनल आर्मी है। जनरली मैंने देखा है मिडिल ईस्ट की आर्मीज में क्या होता है कि ये इनकी पूरी गुंडागर्दी तब चलती है जब सामने वाला निहत्था हो। सामने वाला निहत्था हो तो इनसे बहादुर कोई नहीं है। जब सामने इनके ऑपोजिशन आती है सबसे पहले भाग खड़े होते हैं। आई डोंट नो वेयर दे डिसअपीयर, दैट स्टैंडिंग एंड फाइटिंग टिल द एंड इज नॉट इन देयर ब्लड। ये इनके खून में है ही नहीं। जैसे ही देखा कि भाई हमसे तगड़ा बंदा आ गया, भाग जाते हैं। और लाख लोगों को अपने जेलों में, 1 लाख से ज्यादा अपने जेलों में लोगों को, मासूम लोगों के हाथ पैर बांध के, दे आर वेरी ब्रेव। आई एम टेलिंग यू, मिडिल ईस्ट में जब आप दुश्मन के हाथ बांध दो, राइट, हाथ बांध के उसको पैर बांध दो और उसको जमीन पे उसके घुटने टिका दो, उसके बाद इनकी बहादुरी देखिए आप। फैंटास्टिक, वेरी ब्रेव। अब दोस्तों हमें पूरा देखना पड़ेगा। मैंने भारत का भी मैप यहां पे पूरा रखा है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो कि इन इन रिस्पेक्ट टू भारत ये पूरा इलाका कहां है, क्या है। अब देखिए, ये जो सीरिया है ना, यू आर लुकिंग एट दिस, ठीक है। अब हुआ क्या है, एंड ऑफ द रशियन प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट हम आपको बता चुके हैं कि ये सीरिया है। ये सीरिया का जो सी वाले यहां पे है, यहां पे पूरे एरिया में रशियन पोर्ट भी थे और पूरे इधर सीरिया में आप देख रशियन बेसेस इन्होंने बना रखे थे। रशिया का गढ़ था सीरिया, रशिया का गढ़ था सीरिया दोस्तों। और मॉस्को पूरा सपोर्ट करता था सीरिया को। बिल्कुल अगर सीरिया से अगर आप बिल्कुल ऊपर देखेंगे नॉर्थ, देयर इज मॉस्को, एब्सोल्युटली 90 डिग्रीज पे ऊपर मॉस्को है। मॉस्को ने बहुत सपोर्ट करा, दे हैव रियली सपोर्टेड, राइट। और एक और चीज, यही ज्योमेट्री यहीं पे काम आती है, 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ी थी जो, ये देखिए 90 डिग्रीज पे ये है और बिल्कुल दिस इज तेहरान, राइट, दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये पूरा मैटर है इसका। इट वॉज सपोर्टेड बाय 2 बिग पावर्स, वन इज मॉस्को एंड वन इज ईरान। अब मॉस्को जो सपोर्ट करता था, ये पूरा देखिए ना, ये पूरा का पूरा एरिया है, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये सारे के सारे जितने भी एरियाज दोस्तों, ये 1991 के पहले देवर पार्ट ऑफ यूएसएसआर। रशिया का यहां पे जबरदस्त इंफ्लुएंस है। और रशिया को ये एरिया क्यों चाहिए था? क्योंकि रशिया चाह रहा था कि वार्म वाटर इसको पोर्ट चाहिए। वार्म वाटर पोर्ट रशिया के पास एक आती है। बाकी तो इस मौसम में, हम दिसंबर में बैठे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर फ्रोजन सॉलिड। दे वांटेड 24/7 एक्सेस, 365 डेज अ ईयर एक्सेस। सो सीरिया को उन्होंने काफी इस्तेमाल करा, स्ट्रेटेजिकली इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहां पे रूसी फौजें जो हैं वो धीरे 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 भाग रही हैं। रूसी फौजें फिर भी थोड़ा सा लड़ी यार, फिर भी थोड़ा सा रूसी फौजें लड़ी यहां पे, इतना मैं अप्रिशिएट करता हूं। अच्छे के लिए लड़ी, बुरे के लिए। लेकिन जो इरानियंस भागे हैं भाई साहब, पूरे ईरान को, इस पूरे मुल्क को ओलंपिक्स में होना चाहिए, इतनी तेज भागे हैं वहां से अपनी चप्पलें छोड़ के। वहां पे इनके जनरल्स भी थे, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, द लेजेंडरी आईआरजीसी वाले भागे, अपने बीवी बच्चों को गाड़ियों में बैठा के, कोई भाग रहा है हवाई जहाज में, कोई हेलीकॉप्टर में, आनन फानन में ये सब लोग भागे हैं। और इन्होंने दमिश्क बिल्कुल खाली छोड़ दिया। यहां से ये लोग गए हैं, सीधा इराक से क्रॉस करा है डायरेक्टली तेहरान के लिए, सब लोग गायब हो गए, राइट। व्हेन द शिप स्टार्ट सिंकिंग, it is the rats which desert first, and the rat has deserted. तेहरान सबसे पहले रूसियों ने तो फिर भी बम मारे, लड़ाई लड़ी, उनकी स्पेशल फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं यहां पे, और जो इनके स्पेत्सनाज वाले हैं रशियन स्पेशल फोर्सेस के, इनकी एयरफोर्स है, ये सब लोग लड़े, ठीक है। इन द एंड द रिबेल्स वॉन, बट दे एटलीस्ट फॉट। ईरानी तो ऐसे भागे भैया चप्पल छोड़ के कि क्या बताएं। यह है बहादुर कौम जो यहूदियों को हराएगी। यह बहादुर कौम है कि जहां पे ये एक नेचर है। मैं ईरान को ब्लेम नहीं कर रहा दोस्तों, ये एक नेचर है। जब आपके सामने थोड़ा सा ऐसे बंदा खड़ा हो गया ना, आंख दिखा के, आप डर के मारे भाग गए। पहले आपकी गुंडागर्दी है, पहले आपकी गुंडागर्दी है भाई। यही तो मैं पाकिस्तानियों को समझा रहा था
इंडियन आर्मी के साथ तुमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर कर लिया और तुमने अपनी बंदूकें इंडिया की तरफ तानने की बगैर तुमने बोला कि ठीक है अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पे चलेगी और तुमने इस्लामाबाद की सड़कों को लहूलुहान कर दिया। दिस इज टिपिकल माइंडसेट ऑफ दिस कंप्लीट एरिया अनफॉर्चुनेटली, जहां पे ऐसा होता है कि बशार अल असद कहता है कि मैं बड़ा तगड़ा रूलर हूं, मारो इसको मारो, और जैसे ही रिबेल्स आते हैं ये सब भाग लेते हैं। ईरान का एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी निपट गया। बशार अल असद को पैसे भी मिलते थे ईरान से, तेल भी, सब कुछ था। ईरान का बहुत तगड़ा सपोर्ट था, शिया दैट लेवल ऑफ सपोर्ट बिटवीन द असद फैमिली, बशार अल असद फैमिली एंड ईरान, ये बड़े इनके क्लोज कनेक्शंस थे। अब ईरान का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तीसरी चीज, विल टर्की बी द न्यू पावर इन द एरिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं ना, ये जो टर्की है दोस्तों, असली गेम जो यहां पे हुआ है ना, असली गेम ये तुर्की का है। अब लोग ये अज्यूम कर रहे थे क्योंकि तुर्की कहता है वो लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड है, वो अपने आप को मानता है लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, लेकिन तुर्की ने बिल्कुल, ये इजराइल है छोटा सा, आप देख सकते हैं राइट, छोटा सा इजराइल है और इतना बड़ा सीरिया है राइट, इधर ये लेबनान है, ये इजराइल है छोटा सा, है ना। सीरिया में डायरेक्ट एक्सेस था, चाहे वो हमास वाले हों या हिजबुल्ला वाले हों, वो सीरिया में भी जाते थे, वहां पे ट्रेनिंग, फिर वापस आना, ये सब। यहां से ईरान साफ हो गया, इस एरिया से ईरान साफ हो गया, तो इससे क्या इजराइल को फायदा होगा? क्या इससे और ज्यादा मजीद हिजबुल्ला और हमास की कमर टूटेगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा देश, इजराइल से कई गुना बड़ा देश, जो कि ईरान का पपेट था, वहां से बंदे गायब हो गए। अब क्या इजराइल और ज्यादा सेफ होगा? आई थिंक सो, ये मेरा मानना है कि इजराइल विल बी सेफर। इज दिस द एंड ऑफ हिजबुल्ला? अब देखिए ना, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस इलाके में कम से कम ये पूरा जो इलाका है, देखिए जॉर्डन इज अ फ्रेंडली कंट्री, जॉर्डन कुछ कहता नहीं है। अब इराक का, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इराक का इजराइल के साथ कोई बॉर्डर नहीं है। इराक का, अगर इराक को इजराइल आना है, या तो वो ऐसे घूम के सऊदी अरेबिया से यहां से आए वाया इजिप्ट, या वो वाया सीरिया आए, ठीक है जी, या वो वाया जॉर्डन आए। अब जॉर्डन इज अ फ्रेंडली कंट्री, सीरिया में तख्ता पलट हो गया है, और सऊदी अरेबिया इज अ फ्रेंडली कंट्री। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अब फिजिकल मूवमेंट ऑफ ईरान विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, एंड ईरान प्रॉक्सीज, इनका जो फिजिकल मूवमेंट है, इंटरनेट से जो करना है करेंगे, इनका फिजिकल मूवमेंट में इंपॉसिबल नहीं कह रहा दोस्तों, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि देयर फिजिकल मूवमेंट आना जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल नॉट बी सो इजी, क्योंकि अब ईरानियों को ये सब लोग हंट कर रहे हैं, और ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सुन्नी मुसलमान हैं, एंड नाउ दे विल बी हंटिंग शियाज इन दिस एरिया राइट। ये कौन से नए पावर हैं? देखिए इसमें ये हयात तहरीर अल शाम, शाम सीरिया का जो अरबी में नाम है, हिंदी में भी लोग जो बोलते हैं या उर्दू में भी लोग बोलते हैं, तो सीरिया को शाम करके पुकारते हैं। तो ये है, इसका जो लीडर है, ही इज दिस गाय अबू मोहम्मद अल जोलानी। हमने इसके बारे में भी कल परसों डिस्कशन करा था, परसों आप लोगों के साथ, कि ये आदमी है जिसने पूरा का पूरा ही इज अटैकिंग अलेपो पहुंचने वाला, और ये सारे हमले करने वाला ये है। ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं साहब। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज आर जनरली कर्डिश, जो कुर्द हैं, दे आर लेड दी एसडीएफ, और एक है सीरियन नेशनल आर्मी। सीरियन नेशनल आर्मी आप वो मत समझना जो बशर अल असाद की फौज है ना, दिस इज डिफरेंट। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स और भी हैं छोटे मोटे, बट ये 3 मेन प्लेयर हैं हु आर द न्यू पावर्स इन द एरिया। तो दोस्तों, क्या यहां पे स्टेबिलिटी आएगी? वेरी मच डाउट इट। अगर आप पाकिस्तान से भी देखें या अफगानिस्तान देखें, आप ठीक है, आप ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पूरा एरिया देखें, फिर आप ईरान आ जाएं, राइट, इराक आ जाएं, सीरिया, आप इजराइल को छोड़ दें, इसके अलावा ये आज़रबैजान, ये सारे के सारे, इवन टर्की टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, ये सारे के सारे जितने भी एरियाज हैं ना, दे रूल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैन। यहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं दोस्तों, ठीक है, कि आपका वोट है, हम आपके वोट की इज्जत करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पे चलता है डंडे का जोर, और मासूम पे चलता है डंडा, मासूम पे चलता है डंडा। यही आपने देखा, ये बशार अल असद की सीरियन आर्मी जिसने लाखों लोगों को निपटा दिया था, और लाख से ज्यादा लोग तो इसने निहत्ते मार दिए अपने जेलों के अंदर, जो इसके पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको निपटा दिया,
जैसी सामने से गोली चली, सामने से हथियार वाला आया, सबके सब भाग गए। राइट, यही चीज पाकिस्तान ने करी थी 1971 में। इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि दिसंबर का महीना है और कुछ दिनों के बाद 16 दिसंबर आने वाला है। मैंने बोला एक जेंटल रिमाइंडर आप लोगों को दे दूं, ये खून में है, ये सरेंडर करना। ये मतलब कोई पाकिस्तान ने कोई नायाब चीज नहीं करी। अच्छा, एक और चीज आई जस्ट वांट टू टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और ये बहुत तगड़ा एक निचोड़ है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है, उसके बारे में बताऊंगा, और किस तरीके से अमेरिका ने रेजिम चेंज करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कहता है, ऑपोजिशन फाइटर्स इन सीरिया इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव हैव टोटली टेकन ओवर न्यूमरस सिटीज। ये बेसिकली ये कह रहा है कि इतने सारे फौजी थे, इतने सारे ये थे, फिर भी ये लोग हार गए। रशिया बहुत कम मदद कर पाया क्योंकि because they are so tied up in Ukraine under the loss of over 600,000 soldiers। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि 6 लाख रशियन सोल्जर्स मर चुके हैं। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग हियर। ये उनका ट्वीट है, मैंने was not mine। This is Donald Trump saying that over 600,000 soldiers they have died there, with the loss there of over 600,000 soldiers seems incapable of stopping this literal march through Syria, a country they have protected for years। यहां पे आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों में काफी भाईचारा है, इन दोनों में बहुत भाईचारा है भाई साहब। ये कह रहा है कि रूस ने प्रोटेक्ट करा है सीरिया को, पर रूस ठीक से इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में उसके लाखों सोल्जर्स मर गए, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, रशिया स्टेपिंग इन, बट नाउ दे आर पॉसिबली असद हिमसेल्फ बीइंग फोर्स्ड आउट, एंड इट मे एक्चुअली बी द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू देम। अब ये देखते हैं, ये देखिए साहब, ओबामा को उसने 1-2 गालियां दी हैं, बोला है कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज नथिंग टू डू विद दिस। सिंपल सी बात है, यूनाइटेड स्टेट्स का हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम लोग कल मरते हो। ये तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यार ये लोग तो लड़ते रहते हैं आपस में, इनका काम ही यही है, ये इसके साथ लड़ेगा, इसके साथ लड़ेगा, ये वो। यहां कह रहा हमें नहीं पढ़ना, हमें इसमें पैसे नहीं डालने। लेकिन दोस्तों 3 चीजें हुई हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो, एंड इट इज फैसिनेटिंग कि अमेरिका का डीप स्टेट कैसे काम करता है। अभी तो ट्रंप आएगा 20 तारीख में, फिर 20 तारीख के बाद वो करेगा जो उसको करना है, राइट। और ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि ये आदमी ऐसा है कि इसकी टीम ने 15, 20, 25 चिट्ठियां बना रखी होंगी। ट्रंप शपथ ग्रहण करेगा, सबको बाय बाय करेगा, चाय कॉफी लोग पिएंगे, उसके बाद ये अपने ओवल ऑफिस में बैठेगा हॉट सीट में और बोलेगा लाओ 1, 2, 3, 4, 25 सिग्नेचर करेगा और दुनिया में तहलका मच जाएगा, राइट। आपको पता है कुछ साल पहले इमरान खान, ठीक है जी, कुछ महीने पहले शेख हसीना, और अब असद। ये सारे के सारे रेजिम चेंज ऑपरेशंस हैं भाइयों। ऑल ऑफ दीज आर रेजिम चेंज ऑपरेशंस। इमरान खान ने क्या बोला कि मुझे धमकी दी है कि तुम ड्रोन बेसिस दो वरना हम तुम्हें निपटा देंगे, बोला था ना इमरान ने। वही चीज शेख हसीना ने बोली थी। शेख हसीना ने क्या बोला था कि गोरा आदमी आया था मुझसे मिलने के लिए और उसने बोला था कि यहां पे हम क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे और आप मुझे एक आइलैंड दे दो, अगर आप मुझे आइलैंड दे दोगे मिलिट्री बेस के लिए तो चुनाव आप जीतो, आराम से प्रधानमंत्री बन के रहो, कोई आपके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसने मना कर दिया, ये भी गया, ये भी गई और अब ये भी गया, क्योंकि इन सब के पीछे खड़ा है अमेरिका। आपको क्या लग रहा है तुर्की में इतनी जान है? हाँ, तुर्की सपोर्ट कर सकता है, तुर्की थोड़े हथियार दे सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, एंड ऑफ द डे सिर्फ एक चीज है सर्वोपरि इस पूरे एरिया में, जियोपॉलिटिक्स में, दैट इज द पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हैट्रिक था अमेरिका का। सो कांग्रेचुलेशंस टू द डीप स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू हैव अचीव्ड हैट्रिक। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता चलूं कि एआई की वर्कशॉप आप फ्री में, जो पहले 1500 लोग हैं, फ्री में अटेंड कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन कमेंट्स में, वहां पे जाइए, क्लिक करिए और इस एआई वर्कशॉप के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाइए। दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है, एंड आई होप यू हैव अ वेरी ग्रेट संडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।